नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे करेंट अफेयर पढ़ रहे थे और करेंट अफेयर में ये जो मैगजीन हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, जो घटना चक्र का दृष्टि नाम से मैगजीन आता है, बिल्कुल अपडेटेड मैगजीन है। 20 अगस्त जो है आपका 2023 तक ये अपडेटेड है। तो लगभग एक साल का शानदार करेंट अफेयर का एक बेहतरीन सा कलेक्शन है, इसे हम लोग देख रहे थे। और इस क्रम में यदि बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका जो है बेस्ट वन लाइनर होता है, टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय संस्करण यानी जो भी नेशनल से रिलेटेड महत्वपूर्ण न्यूज है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। वो आपको 2 3 4 पार्ट में कवर किया गया है। इसके अलावा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय इसका जो है तथ्य देख रहे थे, और अंतर्राष्ट्रीय तथ्य में आपको ऑलरेडी जो है 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो आज इसका ये अंतर्राष्ट्रीय तथ्य में एक आखिरी टॉपिक होगा, यानी एक आखिरी आपका वीडियो होगा। जो भी रिमेनिंग इसमें टॉपिक बचा हुआ वो हम इसमें करा देंगे। तो मैगजीन हम लोग बिल्कुल ही एक एक वन लाइनर के फॉर्मेट में भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ चूंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये मैगजीन जो है आपको मेंस साथ साथ प्री पर्पस दोनों से लिखा हुआ है। तो मैगजीन उस तरीके से लिखा गया है। अब आपको प्री एग्जाम देना है तो आपको प्री के अकॉर्डिंग इस मैगजीन को देखना होगा। तो ऐसे में तो मैगजीन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पे जो है इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो भी हाईलाइट करता हूँ उसको आप लोग याद कर लेंगे। अगर आप मेंस लिखने वाले हैं तो फिर आप लोग जो है मेंस के लिए भी परेशान नहीं होना है, मैं सारा डिटेल आपको यहाँ पे बताता ही हूँ। यानी वन लाइन ही, वन वर्ड भी मैं स्किप यहाँ पे नहीं करता हूँ। और वजह यह है कि मेंस वाले भी इसका जो है इस लेक्चर का फायदा उठा सकते हैं। और यदि आगामी वर्ष में या इस साल आपका मेंस होने वाला है तो ऐसे में ये मैगजीन आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। चलिए, तो आप लोग जो लेक्चर देखना चाहते हैं प्रीवियस वाले जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाएंगे, आप बीपीएससी 69 में जाएंगे, वहाँ पे आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। एक करेंट अफेयर 2023 करके होगा, वहाँ मिल जाएगा। या यूपीपीसीएस आरओ होगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जब पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देंगे, पीडीएफ आपको जो भी पढ़ाया गया है वो पीडीएफ वहाँ पे आपको अपलोड कर दिया गया है। तो जैसे जैसे पीडीएफ, देखिए आज तक इस चैनल पे जो भी कराया गया है उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आगे भी प्रोवाइड किया जाएगा। थोड़ा सा पेंसिल्स बना के रखेंगे तो पीडीएफ यहाँ पे आपको दे दिया गया है। चलिए, तो आज इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बाकी इसके अलावा आपका कोई फीडबैक होगा, कमेंट होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, देखिए पहला इन्फॉर्मेशन आपके लिए वर्ल्ड वाइड जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा एक बात और, आप लोग प्ले लिस्ट पे जाएंगे, आपको पूरे सीक्वेंस में जो है प्ले लिस्ट में आपको जो भी काम का वीडियो होगा आप जाके देख सकते हैं। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो लाइव सेक्शन में आप जाएंगे। ठीक है, वहाँ भी बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज जो है मैराथन के माध्यम से, मैराथन क्लास के माध्यम से लाइव क्लास कराया गया था और आपको रिवीजन कराया गया था, तो आप कर सकते हैं। चलिए, तो पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि वर्ल्ड वाइड जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। 2022 जारी हुआ, तो देखिए बात है दिसंबर 2022 की। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है 2022 नामक एक रिपोर्ट जारी किया गया। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही कि ये जो रिपोर्ट कौन जारी किया आपका, तो द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जो है रिपोर्ट जारी किया गया। कौन सा रिपोर्ट है? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इंडेक्स जो है 2022। अब एक बात तो ये हो गया, ठीक है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग एक जो है क्या अर्धवार्षिक आपका सर्वेक्षण होता है, ट्वाइस ईयरली सर्वे, यानी एक साल में आपको 2 बार ये सर्वे किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, एग्जामिनर जो आपसे पूछ सकता है, जैसे मैं बताया हूँ कि मैगजीन हम लोग इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि आपसे प्रश्न किसी तरीके से बनाया जाए तो आप जो है बनाने के हालात में, आपसे पूछ दिया जाए निम्नांकित में से कौन सा सही है। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ जो है वर्ल्ड वाइड जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है आपका इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा आपसे दिया जाए, ये रिपोर्ट जो है अर्धवार्षिक है। ठीक है, बताइए कौन सा सही है इसमें। तो इसलिए इन सब तथ्यों पर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इस मैगजीन को कवर कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान देंगे कि ट्वाइस जो है ये ईयरली है, जो EIU के द्वारा संचालित किया जाता है। ये रिपोर्ट प्रति वर्ष जून या दिसंबर माह में जो है जारी किया जाता है। तो जून में एक आपको, उसके बाद दिसंबर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली बात, कौन सा रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। अच्छा, आपको लेक्चर स्लो लग रहा होगा तो आप लोग को यूट्यूब ऑप्शन देता है, आप लोग फास्ट करके देख सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन जारी कर देता है? EIU जारी करता है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ये जो है ट्वाइस ईयरली जो है सर्वे ये जारी किया जाता है। अब देखिए, ये जो है अभी रिपोर्ट कब जारी किया गया? 2022 में। ठीक है,
और इसमें जो है 172 शहरों को यहाँ पे रैंक दिया गया है। और रैंकिंग में देखिए तो न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के लिए आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया है, किसको, न्यूयॉर्क शहर को। और आपका जो EIU का ये सर्वे है, इसमें क्या बताया गया है कि 2022 में सिंगापुर और न्यूयॉर्क जो है विश्व में रहने के लिए सबसे महंगे शहर रहे हैं। तो ये संयुक्त रूप से दो लोगों को ये रखा गया है रैंक 1 पे, सिंगापुर और न्यूयॉर्क को। ठीक है, ये बात पहली बात याद रखेंगे। ठीक है, कि आपका वर्ल्ड वाइड जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है 2022 में सबसे जो है महंगे शहर कौन हो गया आपका, सिंगापुर और न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो है रैंकिंग में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है दमिश्क। दमिश्क जो सीरिया का है, ये विश्व में रहने में सबसे सस्ता शहर है। ये भी बात ध्यान रखेंगे कि दमिश्क जो है विश्व का क्या है, सबसे सस्ता शहर है। चलिए अब बात करते हैं कि भारत में इसमें शहरों की स्थिति क्या रही। अब देख सकते हैं कि 2022 में विश्व की अन्य किसी शहर की तुलना में उच्चतम मुद्रास्फीति दर जो है आपको काराकास वेनेजुएला में दर्ज की गई। ये तो मुद्रास्फीति की बात हो गई, हाईएस्ट इन्फ्लेशन की। मुद्रास्फीति आप सब समझते ही होंगे। ठीक है, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में अगर क्रमगत तरीके से अगर लॉन्ग टर्म में लंबे अवधि में अगर वृद्धि होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि भारत में जो है आपको क्या स्थिति रहा। तो बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद ये सबसे जो है सस्ते 10 शहरों में सूचीबद्ध किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 172 शहरों में रैंकिंग में भारतीय शहरों का सबसे पहला जो स्थान है किसका है, बेंगलुरु का है, 161 इसको स्थान मिला है। फिर इसके बाद चेन्नई है 164 और फिर अहमदाबाद है। तो भारत में अगर 1 2 3 की बात करेंगे तो भारत में सबसे महंगा शहर अगर भारत का बात करेंगे तो ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत का सबसे महंगा हो जाएगा, ध्यान देंगे। तो ओवरऑल जो है देखिए इसको स्कोर मात्र 38 मिला है। ठीक है, 37 और 35। ठीक है, ये हम लोग भारत के शहरों का बात कर लिए। वर्ल्ड वाइड हम लोग बात कर लिए कि न्यूयॉर्क को और सिंगापुर को। दमिश्क जो है सबसे खराब शहर। अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं। भारत जो है GPI का अध्यक्ष बना है, यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है। और इसी में देखेंगे तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी के लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है क्या, GPI। और इसमें देखेंगे तो ये जो है सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक साझेदारी है ये। किसको, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो है सहयोग के लिए ये जो है बनाया गया है। GPI की बात करें तो आधिकारिक तौर पे जो है 15 जून 2020, चलिए इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। 15 जून जो है आपका 2020 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था ये, 15 जून 2020 को। तो ध्यान रखेंगे GPI को कब लॉन्च किया गया था, 15 जून 2020 को। GPI के सचिवालय की स्थापना पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में की गई है। तो पेरिस में इसका जो है सचिवालय स्थापित किया गया है GPI का। ठीक है, OECD के द्वारा ये स्थापित किया गया है। GPI में 15 संस्थापक सदस्य हैं, जिनमें 14 देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। भारत भी इसमें GPI के संस्थापक सदस्यों में शामिल है। इटली हो गया, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो 14 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन, ऐसे मिलके 15 लोग मिलके GPI का स्थापना की है। अब ये 15 देश का आपको नाम ध्यान में एक नज़र में रखेंगे। ऐसे जो है कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन जब बनाया जाता है तो ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन GPI का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इतना बात याद रखें कि भारत इसका सदस्य है। ठीक है, चलिए वर्तमान में जो है GPI के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 29 हो गई। तो जब स्थापित हुआ था, ठीक है, अब जो है स्थापना कब हुआ था ये भी बात आपको ध्यान रखना है। यह स्थापना इसका 15 जून 2020 को हुआ। सचिवालय कहाँ पे, पेरिस में। ठीक है, अभी जो है GPI में कितने मेंबर हो गए हैं, तो 29 मेंबर टोटल हो गए हैं। इसके अलावा देखेंगे तो OECD GPI में अस्थायी पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहा है। तो OECD जो है इसका अस्थायी पर्यवेक्षक बना हुआ है। दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी GPI के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया। ठीक है, ये तो जो है इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हो गया। अब देखिए बात है कब की, 21-22 नवंबर 2022 को। 21-22 नवंबर 2022 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे वैश्विक साझेदारी का तीसरा शिखर सम्मेलन टोक्यो के जापान में आयोजित किया गया। पहला फैक्ट तो यहाँ पे ध्यान ये रखना ही है आपको। आपसे पूछा जाए कि बताइए द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये टोक्यो में।
कब? 2022 में अभी इसका आयोजन किया गया 21-22 नवंबर में। सम्मेलन में भारत ने अगले 1 वर्ष के लिए जीपीआई के परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 साल के लिए अब क्या भारत इसका अध्यक्ष रहेगा जीपीआई का। ठीक है, भारत ने अध्यक्षता किससे ली है? फ्रांस से ये ग्रहण की है। ठीक है, तो ये सब बात जो है ध्यान में रखेंगे। जीपीआई परिषद जो है एक मंत्री परिषदीय निकाय है जिसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं। अब जीपीआई के शिखर सम्मेलन अभी टोटल 3 ही हुआ है। 2020 में स्टेबल हुआ था, तो पहला जो है आपका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कनाडा के मॉन्ट्रियल में जीपीआई का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। दूसरा शिखर सम्मेलन इसका फ्रांस के जो है पेरिस में 11 से 12 नवंबर 2021 को, तो दूसरा 2021 में, और ये तीसरा शिखर सम्मेलन जापान के शहर टोक्यो में 2022 में। ठीक है, 21 से 22 नवंबर। अभी डेट थोड़ा सा आप एक नज़र में ध्यान रख सकते हैं। बस इतना याद रखें, पहला शिखर सम्मेलन आपको कनाडा के मॉन्ट्रियल में, दूसरा आपको फ्रांस के पेरिस में, और तीसरा आपको जापान के टोक्यो में। भारत इसमें मेंबर है। अभी टोटल इसमें कितने सदस्य हैं? तो टोटल इसमें 29 सदस्य हैं। भारत इसके संस्थापक मेंबरों में एक है। जीपीआई के अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष के लिए भारत को चुना गया है। ये सब बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला टॉपिक है आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक महत्वपूर्ण है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र साधन है ये, कि अंतर्राष्ट्रीय जो जलवायु परिवर्तन है इसमें पारदर्शिता लाया जाए। ऐसे में जो है एक आपको बनाया जारी किया जाता है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक। इस सूचकांक के प्रकाशन वार्षिक रूप से 2005 से किया जा रहा है। ठीक है, तो 2005 से शुरू किया गया है इसका प्रकाशन जलवायु परिवर्तन पे। इस सूचकांक के तहत 59 देश और यूरोपियन संघ के जलवायु संरक्षण के प्रदर्शन का मूल्यांकन और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है, कि जलवायु परिवर्तन को लेकर कौन ज्यादा सक्रिय है, कौन निष्क्रिय है, ये सब रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड काफी बड़ा मैटर है जलवायु संरक्षण। ये सूचकांक 4 श्रेणियों में जो है 24 संकेतक में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पे जो है यहाँ पे देखेंगे तो 4 श्रेणी है और 14 संकेतक है। ठीक है, कितना संकेतक है? 14 संकेतक में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पे जारी किया जाता है। ये पूछने का जो है चांस कम होता है, ये आप मेंस वगैरह में लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे जो है ध्यान रखेंगे, मैं बार बार इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ आपको, कि ये जो है जैसे मान लीजिए कोई भी रिपोर्ट जारी किया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो उसका संकेतक होगा, कुछ उसका पैरामीटर होगा। तो वैसे इसमें 4 श्रेणी होता है, 24 संकेतक होता है। ये श्रेणी का इसमें नाम दिया गया है। आखिर जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है तो कौन कौन श्रेणी रखा गया है? तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ठीक है, नवीनकरणीय ऊर्जा हो गया, ऊर्जा उपयोग हो गया, और जलवायु नीति। देखिए, कुल स्कोर का 40% आपको स्कोर दिया जाएगा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को लेके। अब जो भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करेगा, ठीक है, उसको अच्छा स्कोर मिलेगा यहाँ पे। नवीनकरणीय ऊर्जा को लेके 20% स्कोर दिया जाएगा, यानी नवीनकरणीय सोलर पावर प्लांट हो गया, विंड हो गया, आपका जियो थर्मल एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, इसमें अगर कोई बेहतर करता है तो उसको 20% अंक दिया जाएगा। ठीक है, ऊर्जा उपयोग को लेके आप ऊर्जा कितना उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, इसके लेके आपको 20% अंक दिया जाएगा। जलवायु नीति को लेके आपका 20%, आप क्लाइमेट को लेके, जलवायु को लेके आपका क्या नीति है। ये 4 पैरामीटर पे जो है ओवरऑल स्कोर दिया जाता है, और ऐसे में देखते हैं कि कौन सबसे बेहतर जो है परफॉर्मेंस किया गया। तो इन सबको जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 4 घटक हैं, मुख्य 4 घटक हैं, ग्रीन हाउस गैस, नवीनकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति। चलिए, तो जैसा कि मैं बता दिया, ये आप बात ध्यान रख सकते हैं, पूछने का चांस प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कम है। तो 14 नवंबर 2022 को है, क्या हुआ? COP27 के दौरान जर्मन वाट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 क्या किया गया? जारी किया गया। तो पहला तो बात आपको ये ध्यान ही रखना है कि जलवायु प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है। ठीक है, तो एक तो जर्मन वाच हो गया पहला, ठीक है, जर्मन वाच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यानी CAN हो गया, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। और दूसरा आपको न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और जर्मन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इन दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी किया गया। ठीक है, 2023 का, ये इसका 18वां संस्करण था। जैसे कि हम लोग बात किए 2005 में शुरू किया गया था। 2023 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना जो है जगह नहीं बना पाया है। वजह क्या? आप जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कंडीशन देखे कि आपको जो है नवीनकरणीय ऊर्जा का इतना प्रतिशत अंक, तो उसमें आप लाई नहीं करेंगे। जैसे ग्रेडिंग सिस्टम आप सभी को पता ही है कि आप 100 में 90 नंबर लेके आते हैं, आपको A ग्रेड मिलेगा, 80 लेके आएंगे B ग्रेड मिलेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शीर्ष 3 में कोई स्थान नहीं बना पाया है, ये बात ध्यान रखेंगे।
3 स्थानों पर किसी भी देश ने इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौता में लागू होने के बाद किसी देश के द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभाव के रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाया गया है। ठीक है, तो कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाने के कारण इसमें किसी को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इन्फॉर्मेशन। कोई भी देश वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पे अक्सर नहीं है। यानी आप ग्लोबल वार्मिंग को देखिए, ये आपको पेरिस समझौता में तय किया गया कि आपको क्या करना है, वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी 1.5 डिग्री सीमा के अंदर ही, इसके अंतर्गत ही रखना है। और ऐसे में किसी देश का कोई कदम दिख नहीं रहा है, वैसे में रैंक 1, 2, 3 जो है किसी को नहीं दिया गया है। अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च रेटिंग प्राप्त इसमें नहीं हुई है। ठीक है, आप देखिए बात हुई, बैठक हुआ, और सबको पता भी है कि इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आप सभी को पता है इसका दुष्परिणाम जो है, जलों का स्तर बढ़ रहा है, जो समुद्र किनारे शहर हैं वो जल में विलीन होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा बहुत सारा रिपोर्ट आपके सामने आ चुका है कि अगर इस पे जो है हम लोग अगर जलवायु परिवर्तन पे अच्छे से काम नहीं किए तो आने वाले समय में काफ़ी खतरा होगा। ठीक है, चलिए फिर भी खैर इस पे जो है कोई विशेष काम किसी देश के द्वारा नहीं किया जा रहा है। डेनमार्क जो है CCPI 2023 में सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने के देश रूप में समग्र रूप से चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अब पहला रैंक किसको मिला है, तो पहला, दूसरा, तीसरा किसी को नहीं मिला है। डेनमार्क इस पे चौथा पे है। डेनमार्क को अंक कितना मिला है, 59.6। तो 59.61 अंक के साथ डेनमार्क आपका चौथा पोजीशन पे है। ठीक है, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में। ईरान को सबसे खराब जो है स्थिति में है ईरान, यहाँ पे मात्र 18.77 इसको अंक मिला है, और ये अंतिम 63वां स्थान पे यहाँ पे ईरान है। ठीक है, तो एक बात तो याद रखेंगे, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में सबसे बेहतर कौन है, अभी डेनमार्क है, सबसे खराब स्थिति है ईरान की। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये रैंक दिया है आपका, डेनमार्क जो है आपका चौथे स्थान पे है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क को ओवरऑल स्कोर कितना मिला है, 79.61 मिला है। वहीं पे अगर स्वीडन को देखेंगे तो स्वीडन जो है इससे थोड़ा नीचे, 5वां रैंक है इसको। चिल्ली जो है ये 69.54, फिर मोरक्को है, और 8वें पे आपको भारत है। तो 63 में 8वें पे भारत है। याद रखेंगे जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, 8वां है। ठीक है, भारत को टोटल अंक कितना मिला है, 67.35। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे कि भारत को इसमें अंक जो है 67 पॉइंट आपको 35 मिला है। साथ साथ जो है डेनमार्क को यहाँ पे 79.61 जो है ये स्कोर मिला है। चलिए, तो बात हो गई जलवायु प्रदर्शन सूचकांक के, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था मेंस एज वेल एज प्री दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही सब बातें लिखी गई है कि 2023 में भारत को जो है 8वां स्थान मिला है। इसको स्कोर कितना मिला, 67। 2022 की रिपोर्ट में 10वें स्थान, वर्ष 2021 में 10वें स्थान पे था। देखिए यहाँ पे गलती लिखा है, 2022 में 8वें पे है। अच्छा, 2023 वाला है। ठीक है, ठीक है, 2023 पे 8वां में है, सही है। 2022 में 10वां था, और 2021 में भी इसको 10वां स्थान मिला था। तो थोड़ा इंप्रूव किया है भारत। ठीक है, और भारत 2023 में कौन से 8वां रैंक पे है। ठीक है, चलिए, अब इस तरह से यदि आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा। इस सूचकांक को निर्धारित करने के लिए 4 श्रेणियों में अगर भारत का स्थिति, जैसे 4 श्रेणी हम लोग दिए थे, और यहाँ पे आप ओवरऑल देख सकते हैं, तो जलवायु नीति को लेके भारत को रैंक 8 मिला है यहाँ पे। ठीक है, ऊर्जा उपयोग को लेकर भारत को 9 मिला है, नवीनकरणीय में 24 मिला है, और ग्रीन हाउस में इसको 9 रैंक मिला है। ओवरऑल भारत को 8 रैंक यहाँ पे दिया गया है। चलिए, इसको एक नज़र में ध्यान रख सकते हैं, बाकी मेंस वाले इसको जो है लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस डाटा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। 3 नवंबर 2022 की बात है। इनसीड इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा जो है आपको पोर्टलुस इंस्टीट्यूट तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के सहयोग से वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया। ठीक है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया गया, तो इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा, जो पोर्टलुस इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो याद रखेंगे इनसीड हो गया और आपको SCLI हो गया, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी किया गया, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये इसका 9वां संस्करण था। ठीक है, इसका थीम जो है, शीर्षक क्या रहा, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे। तो द जो है टेक्टोनिक्स ऑफ टैलेंट इज द वर्ल्ड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड द इंक्रीज टैलेंट इनक्विलिटीज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक नज़र में इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी जितना हम लोग रिपोर्ट पढ़ रहे हैं इसका एक समरी भी हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, एक रिपोर्ट का हम लोग समरी देखेंगे, जैसे इस रिपोर्ट में क्या पूछा जाएगा।
ठीक है, उसका समरी भी लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग लेक्चर को ध्यान से कंसंट्रेशन अपना बिल्कुल रख के और देख सकते हैं, चाहे तो आप अपना नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी समरी देखेंगे, आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो अभी तक हम लोग इस रिपोर्ट में क्या देखे, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट में ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में ये रिपोर्ट जारी किया जाएगा इनसेट और SCLI के द्वारा, नवा संस्करण है। इसका शीर्षक हम लोग देखें, द टेक्टोनिक ऑफ टैलेंट्स इज द वर्ल्ड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड इंक्रीज टैलेंट इनक्विलिटीज। अब देखिए, ये जो आपको रिपोर्ट जारी किया गया 133 देश को इसमें शामिल किया गया है। ग्लोबल सिटी टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करें तो कुल 175 शहर को इसमें शामिल किया गया। तो एक यहाँ पे देश और शहर दोनों का यहाँ पे रैंकिंग आपको बताया गया है। ग्लोबल टैलेंट जो है इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो प्रथम 5 में देखें, अगर देशों की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे आपको स्विट्जरलैंड, तो नंबर 1 जो है स्विट्जरलैंड हो गया नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आपका हो गया सिंगापुर, नंबर 3 पे डेनमार्क, चौथे पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और 5वें पे आपका स्वीडन। ठीक है, तो GTCI 2022 में पहले पे कौन हो गया आपका, स्विट्जरलैंड हो गया, दूसरे पे आपका सिंगापुर, तीसरे पे डेनमार्क। टॉप 3 ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अंतिम में अगर देखेंगे GTCI में, तो अंतिम 5 में चाड है सबसे आखिरी पे, फिर कांगो डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक इथोपिया है, आंग्लो है और माली है। भारत की इसमें क्या स्थिति है, तो भारत को ओवरऑल इसमें 101 रैंक इसमें प्राप्त हुआ है। इसको स्कोर 28.90। ठीक है, निम्न मध्यम जो है आय में, आय वर्ग में इसको रखा गया है। मध्य और दक्षिणी जो है क्षेत्र की बात करें, क्षेत्रीय रैंकिंग इसको जो है 4 दिया गया है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि भारत को रैंक जो है 101, सबसे बेहतर प्रदर्शन करने में स्विट्जरलैंड रहा। इसमें GTCI 2022 में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, सबसे आखिरी पे आपका चार्ड, और भारत का रैंक 101। अब इसमें कुछ शहरों का बात कर लेते हैं। तो शहरों की सूची में बात करें, GCTCI 2022 भारत के 8 शहर को स्थान मिला है। इसमें बेंगलुरु को 125वां रैंक मिला है। ठीक है, तो बेंगलुरु को 125वां, फिर यहाँ पे आपका मुंबई है, फिर इसके बाद चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और सूरत। इसको भी एक नज़र में ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए GTTCI में जो है, इसमें भारत को जो है सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला है तो बेंगलुरु है। ठीक है, चलिए इतना बात यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। और यदि बात करेंगे GCTCI में, संयुक्त राज्य जो है अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को, इसको जो है रैंक 1 मिला है। वहीं ढाका को जो है सबसे आखिरी रैंक मिला है। ठीक है, एक नज़र में ये भी याद रखेंगे। अगला देखिए रिपोर्ट, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अभी। वर्ष 2008 से रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन गया, कौन इसको प्रकाशित करता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट आपको इसको प्रकाशित करता है, किसको, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को। ये कब से जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स लाया जा रहा है, 2008 से लाया जा रहा है। 2022 में रूल ऑफ, सॉरी, हाँ ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इस रिपोर्ट का 13वां संस्करण, तो जब 2008 से जारी हो रहा है तो 13वां ही संस्करण 2022 में हो जाएगा। ठीक है, इसमें 8 कारकों और 44 संकेतक के आधार पर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, ये सब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए 26 अक्टूबर 2022 को ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट क्या किया गया, आपको के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है, कब जारी किया गया, 26 अक्टूबर 2022 को। 140 देश या क्षेत्राधिकार को जो है इसमें रूल ऑफ लॉ को मूल्यांकन किया गया। ठीक है, और इसमें देखा गया तो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने में देखिए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में डेनमार्क को नंबर 1 स्थान मिला। डेनमार्क को 0.90 अंक के साथ रैंक 1 मिला। ठीक है, देखिए 2021 में भी डेनमार्क ही नंबर 1 पे था। नॉर्वे नंबर 2 पे है और फिनलैंड नंबर 3 पे है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में ये 2021 में भी सेम ही रैंक था, 2022 में भी यही सेम रैंक है। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा, तो सबसे अच्छा तो डेनमार्क का रहा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। सबसे खराब प्रदर्शन अफगानिस्तान का रहा, 138वें स्थान पर रहा। ठीक है, सबसे खराब प्रदर्शन में अफगानिस्तान, कंबोडिया, वेंजुएला है। तो वेंजुएला का जो है सबसे इसमें खराब प्रदर्शन रहा है। ठीक है, जो कानून के शासन के अनुपालन के संदर्भ में सबसे खराब प्रदर्शन है। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून का शासन, तो सबसे कानून के शासन में बेहतर हालात में कौन है, तो डेनमार्क है। यानी कानून का शासन वहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है। ठीक है, इस रिपोर्ट के हिसाब से। और ये रिपोर्ट क्या बताता है कि सबसे खराब स्थिति में आपका वेंजुएला है, अफगानिस्तान, कंबोडिया और वेंजुएला। सूचकांक में देखिएगा तो 6 एशियाई देश इसमें है, जैसे नेपाल है इसको 69, श्रीलंका को 74,
और भारत को इसमें 77। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में नेपाल और श्रीलंका जो है भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस बात को भी थोड़ा याद रखेंगे, कभी कभी जो है एग्जाम में आपसे ये पूछ दिया जाता है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में नेपाल और श्रीलंका भारत से जो है ठीक स्थिति में है। भारत को कितना है, 77 है। सूचकांक में 38 जो है निम्न मध्यम आय वाले देशों की सूची में भारत का 9वां स्थान है, इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात किए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है आपको इसमें नंबर 1 आपका डेनमार्क रहा। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। 2008 से ये लाया जा रहा है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। 140 देशों को शामिल किया गया। ठीक है, सबसे खराब प्रदर्शन इसमें आपका वेनेजुएला का रहा। ठीक है, तो अफगानिस्तान, कंबोडिया, वेनेजुएला का सबसे खराब प्रदर्शन, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। भारत का इसमें ओवरऑल 77 स्थान है। और भारत के जो दक्षिण एशियाई देश हैं, ठीक है, इसमें जो है नेपाल और श्रीलंका का प्रदर्शन भारत से बेहतर रहा। ठीक, तो भारत का रैंक इसमें 77 रहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022, देखिए वैश्विक भूख सूचकांक का सृजन जो है 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो है अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक तो 2006 से सृजन किया गया है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा ये किया गया है। हालांकि 2018 में आपका इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैश्विक भूख सूचकांक के प्रकाशन को स्वयं से अलग करने का निर्णय लिया। तब से सूचकांक जो है वेल्ट हंगर हिल्फ और कर्सन वर्ल्ड वाइड संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। तो 2018 से इसको कौन प्रकाशित कर रहा है, वेल्ट हंगर हिल्प और कर्सन वर्ल्ड वाइड दोनों के जो है संयुक्त प्रयास से प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखिए जो वैश्विक भूख सूचकांक है इसमें 4 संकेतक होते हैं। ठीक है, एक तो अल्प पोषण होता है पहला। ठीक है, दूसरा बाल दुबलापन हो गया। ठीक है, तो पहला हो गया अंडर आपका न्यूट्रिशमेंट हो गया, अल्प पोषण। दूसरा आपका बाल दुबलापन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है आपका बाल जो है ठीकनापन यानी चाइल्ड स्टंटिंग, और अगला है बाल मृत्यु दर। तो ये 4 पैमाने पे इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इसमें जो है 100 आधार बिंदु भी होते हैं। ठीक है, 0 अगर जिसको दिया जाता है समझिए कि सबसे अच्छा स्कोर है, 100 अगर दिया जाता है सबसे खराब स्थिति में है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ग भी दिया गया है, जैसे निम्न वर्ग, मध्यम, गंभीर, भयावह। ठीक है, और 50 से अधिक है तो चरम भयावह है। 50 से ज़्यादा किसी को अंक दिया जा रहा है तो समझिए स्थिति बहुत ही खराब है वहाँ का। भयावह स्थिति माना जाएगा 35 से 49 में। ठीक है, 9.9 तक है तो निम्न में इसको माना जाता है, लेकिन 9.9 से ज़्यादा होगा तो स्थिति मध्यम में आएगा। उसके बाद गंभीर हालत आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब रिपोर्ट बनाने का एक जो है पैमाना है। तो 13 अक्टूबर 2022 को जैसे मैं बताया कंसन वर्ल्ड वाइड और वेट हंगर लिफ्ट, क्योंकि 2018 से ये लोग जो है रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, ये दो लोग रिपोर्ट मिलकर जारी किए हैं। पहला बात तो याद रखेंगे, कंसन जो है वर्ल्ड वाइड वेट हंगर लिफ्ट के द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2022 जारी किया। 17वां इसका संस्करण था। 2022 में खाद्य प्रणाली रूपांतरण और स्थानीय प्रशासन विषय पर केंद्रित था। तो इसका विषय क्या था, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन इन लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये इसका जो है विषय था। 2022 के रिपोर्ट का मुख्य विषय था खाद्य प्रणाली रूपांतरण और अस्थायी प्रशासन। अभी जो रिपोर्ट 2022 का आया है, वर्ष 2021 में विश्व के 828 मिलियन लोग इसमें अल्पपोषित थे। ठीक है, तो 2022 में रिपोर्ट आया है तो 2021 का आपको डाटा देगा, और ये डाटा में क्या बताया जा रहा है कि विश्व में 828 मिलियन लोग क्या है, अल्पपोषित हैं। इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 828 मिलियन लोग क्या है, अल्पपोषित है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार वैश्विक जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर में 18.2 है इसका, यानी वैश्विक ओवरऑल अगर विश्व पे देखा जाए तो यहाँ पे 18.2 बताया गया है। सॉरी, 18.2 ही है पूरे विश्व का, तो कितना है 18.2। अब 18.2 ये क्या है, ये रैंक नहीं है, ये इसको स्कोर मिला है। अब 18.2 पे आप जो है यहाँ पे अभी ऊपर देखें कि 18.2 में इसमें आप काउंट कर सकते हैं मध्यम में, यानी ओवरऑल जो है विश्व मध्यम कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, यानी मॉडरेट प्रवृत्ति को दर्शाता है। अब क्षेत्रीय स्तर पे देखा जाए तो 2022 में विश्व में दक्षिण एशिया, इसको जीआई स्कोर कितना है, 27.4 है, भुखमरी का स्तर का सर्वाधिक है। इसके बाद आपका अफ्रीका साउथ द सहारा, इसको 27 मिला है। तो ये जो स्कोर अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें सबसे खराब स्थिति में कौन है,
ठीक है, तो इसका नाम याद रखेंगे। वो है विश्व में दक्षिण एशियाई है। दक्षिण एशियाई जो है, दक्षिण एशियाई को ओवरऑल जो है 27.4। वहीं अगर देखा जाए तो आपका ये भुखमरी का स्तर यहाँ पे देख सकते हैं 27.4 इसको स्कोर मिला है। इसके बाद देखिए 27 के लगभग स्कोर मिला है अफ्रीकन साउथ ऑफ द सहारा को। ठीक है, तो ये जो है रीजन का बात किया जा रहा है। ओवरऑल जो है ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जैसे हमने बताया कि आपको क्या है 18.2 है। ठीक है, तो इसको मध्यम में रखा गया है। जबकि देखिए 27.4 है, तो स्थिति क्या है, भुखमरी का स्तर यहाँ पे सबसे ज्यादा है दक्षिण एशियाई में। ठीक है, दक्षिण एशियाई में, दक्षिण एशिया जो है यहाँ पे भुखमरी का स्थिति जो है इसकी ठीक नहीं है। इसके बाद अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें देशों में बात करें तो 2021 में वैश्विक स्तर पे मात्र एक देश सोमालिया, सोमालिया को 50.8 मिला था। भुखमरी का चरम भयावह स्थिति था वहां पे सोमालिया में। ठीक है, 2022 में देखेंगे तो कोई भी देश इस श्रेणी में नहीं शामिल हुआ है, यानी 50.8, 50 से ज्यादा किसी को नहीं मिला है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर पहले इस रैंक को देख चुके हैं। 50 से ज्यादा होगा तो अधिक भुखमरी होगा, चरम भयावह स्थिति होगा। तो 2021 में आपका सोमालिया था, लेकिन 2022 में कोई भी देश इसमें सम्मिलित नहीं हुआ है। चलिए ठीक जो है स्थिति है। 5 देश हैं, मध्य अफ्रीका गणराज्य, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर और यमन, भुखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो है 50 से इनका कम स्कोर है, लेकिन इतना बस बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे भुखमरी काफी ज्यादा जो है अभी अधिक है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो गया, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर और यमन। और ठीक है, तो इन सब देशों का नाम थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, आगे देखिए 4 और देश हैं, एक बुरुंडी है, एक सोमालिया है, दक्षिणी सूडान है और सीरिया। ये अंतिम रूप से भुखमरी के भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। 2022 में देखा जाए तो मध्य अफ्रीका गणराज्य में अल्प पोषण की दर जो है 52.2% देखी गई। ठीक है, यहाँ पे 4 कैटेगरी के ऊपर हम बात किए हैं, तो यहाँ पे ये आपको बताया गया है। ठीक है, अब देखिए 4 कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पर रैंक दिया गया। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप एक नज़र में बस देख सकते हैं। ठीक है, पूछने का चांस बहुत ही कम है। 5 वर्ष से कम आयु में देखिए तो ठीकनापन का शिकार जो है यमन में सबसे ज्यादा लोग हैं। कहाँ पे, यमन में है। ठीक है, 50.5% यहाँ पे सर्वाधिक बताया गया है। 5 वर्ष के कम बच्चों में दुबलापन वाली बात जो है, तो ये सर्वाधिक मामला कहाँ पे है, भारत में है 19 अब ये थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, चूंकि मामला भारत का है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो 5 वर्ष से कम में दुबलेपन के मामले में भारत में 19.3% दर्ज किया गया है। 5 वर्ष से कम में बच्चों की मृत्यु दर की अगर बात किया जाए तो सोमालिया में 11.5% बताया गया है। ये सब रिपोर्ट के अंदर की बातें हो गई। अगला देख सकते हैं 22 में जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है, विश्व के 1 से 21 देशों के स्कोर का गणना किया गया, इन लोगों को रैंक दिया गया वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में। 17 देश ऐसे शामिल थे जिनका स्कोर 5 से कम है। चलिए, तो स्कोर यहाँ पे कम होना बेहतर माना जाएगा। इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई है, बल्कि सामूहिक रूप से 1 से 17 तक रैंक के सूचीबद्ध कर दिया गया। ऐसा नहीं बताया गया है टॉप 1 है टॉप 2। ठीक है, 5 से जो कम वाला है उनको एक कैटेगरी में रख दिया गया। कोस्टा और यूएई संयुक्त रूप से इसमें सूचकांक में 18 रैंक पे है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ब्रिक्स देशों का स्थिति है। तो ब्रिक्स में आपको पता ही है 5 देश है यहाँ पे। ब्रिक्स में ब्राजील का स्थिति सबसे ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको स्कोर 5.4 दिया गया। फिर आपका रूस हो गया और फिर आपका भारत। भारत को जो है आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना रैंक दिया गया है, 107। ठीक है, तो ये रैंक तो आपको याद रखना ही है। भारत को कितना दिया गया है, 107 दिया गया है। ठीक है, बाकी उसके बाद जो है चीन को देखेंगे तो चीन जो है <5 है, तो 1 से 17 वाले समूह में शामिल है। अब 1 से 17 वाला समूह एक समूह है, इस वहां पे किसी को 1, 2, 3 नहीं बताया गया है। ठीक है, तो चीन भी जो है <5। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत को 29.1, जीआई स्कोर भारत का 29.1 है, जो बेहतर स्थिति नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो भारत के इस सेक्टर में जो है काफी काम करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अंतिम 5 की बात करें तो यमन है। ठीक है, इसके बाद आपका मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, मेडागास्कर है, कांगो लोकतांत्रिक और चाड है। देखिए यहाँ पे जो यमन को जो है 45.1 स्कोर दिया गया है। ठीक है, चलिए बेसिक भूख सूचकांक 2022 में भारत का रैंक था 121। ठीक है, ये 2022 में 121 हो गया। ठीक है, स्कोर आप देख ही लिए। सॉरी, यहाँ पे 121 रैंक नहीं है, 107 था शायद ना, 107 ही है। हाँ ठीक है, देखिए
भारत की रैंक जो है 1 से 21 देशों में 107 ही है। ठीक है, सही है। तो 107 ही भारत को रैंक मिला है वैश्विक भूख सूचकांक में। ठीक है, सबसे खराब स्थिति वाला याद रखेंगे यमन। यमन को सबसे आखिरी रैंक मिला है, इसमें 121 रैंक मिला है। ठीक है, जीआई 2022 में भारत का स्कोर यह भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है, 4 कैटेगरी में गंभीर स्थिति में आता है। अब अगला देखते हैं क्यूएस एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। इसके बारे में थोड़ा मोड़ा हम लोग बात किए थे वन लाइनर फॉर्मेट में। एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये रैंकिंग जो है ब्रिटिश कंपनी क्यूएस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। शायद ये हो सकता है कहीं ये नॉलेज भी रिपीट कर दिया हो, मेरे को जहां तक याद आ रहा है ये शायद रिपोर्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ब्रिटिश कंपनी है क्यूएस, इन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया जाता है क्यूएस एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वर्ष 2009 से वर्ष वार्षिक आधार पर इसका प्रकाशन किया जा रहा है। रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालय को दिया जाता है। नाम ही है इसका एशिया के लिए, तो एशिया के लिए ये दिया जाएगा और क्यूएस के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखेंगे, जारी करता क्यूएस हो गया। ठीक है, तो ये बात है आपको 8 नवंबर की। ठीक है, 8 नवंबर 2022 को क्यूएस एशियाई यूनिवर्सिटी रैंक क्या कर दिया गया, जारी कर दिया गया। इसका ये 15वां संस्करण था। 760 संस्थान को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, इस रैंकिंग में जहां तक बात किया जाए तो सर्वाधिक जो है विश्वविद्यालय कहाँ पे है, चीन में है। ठीक है, रिपोर्ट पढ़ा जा चुका है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो है कहाँ पे, चीन में है विश्वविद्यालय। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एशिया के जो है 3 शीर्ष में, और चीन का कौन है आपका, पेकिंग विश्वविद्यालय है, चीन का है, रैंक 1 है। फिर आपका सिंगापुर का है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, तो क्यूएस एशिया जो है विश्वविद्यालय रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन है, पेकिंग विश्वविद्यालय, याद रख लेंगे। नंबर 1 पे कौन है आपका, पेकिंग विश्वविद्यालय है। नंबर 2 पे जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर का है। इसके बाद नंबर 3 पर सिंघुआ विश्वविद्यालय है जो चीन का है। ठीक है, तो 1 2 3 हो गया। अब भारत की स्थिति थोड़ा इसमें देख लें हम लोग। देखिए 2023 के रैंकिंग में कुल 118 भारतीय विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया, और भारत में देखेंगे तो टॉप 100 में सबसे नंबर 1 पे भारत में कौन है, आईआईटी बॉम्बे है। ठीक है, क्यूएस जो है एशियाई रैंकिंग में भारत की ओर से जो है रैंकिंग जो है प्रदान की गई है भारत को, वो 40। तो 40 वाला जो है रैंक सबसे पहला रैंक है भारत का। इतना तो बात समझ में आ रहा होगा। तो नंबर 1 पे आपका कौन हो गया, पेकिंग हो गया, और भारत कितना पे हो गया, नंबर 40 पे भारत का जो है आपका यूनिवर्सिटी हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें तो आईआईटी दिल्ली है, इसको 46 रैंक दिया गया है। आईएससी बेंगलोर है 52 है। फिर आईआईटी मद्रास है 53, आईआईटी खड़गपुर 61 है। तो भारत में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला कौन हो गया, आईआईटी बॉम्बे। फिर हो गया आईआईटी दिल्ली, फिर हो गया आईएससी बेंगलोर, फिर हो गया आपका आईआईटी मद्रास, फिर आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, वैसे इसमें आईआईटी कानपुर देख सकते हैं, इसको 6वां रैंक है, और ओवरऑल इसको 66 है। दिल्ली विश्वविद्यालय को इसमें 85 आपको रैंक दिया गया है ओवरऑल। ठीक है, अगला देखिए टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय, टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023। ये टाइम्स के द्वारा, तो टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग ब्रिटिश पत्रिका है टाइम्स, टाइम्स हायर एजुकेशन, इसी के द्वारा वार्षिक रिपोर्टें लाया जाता है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन जो है रिपोर्ट प्रकाशित करता है टाइम वैश्विक जो है विश्वविद्यालय रैंकिंग। 2023 की रैंकिंग में 5 क्षेत्र विभक्त हैं, इसमें 13 जो है प्रदर्शन संकेतक है। तो 5 क्षेत्र और 13 प्रदर्शन संकेतक के आधार पर रिपोर्ट जारी किया गया। ठीक है, 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स जो है हायर एजुकेशन, ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा ये रिपोर्ट जो है आपको लाया गया। तो 2023 का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है, वैश्विक जो है विश्वविद्यालय रैंकिंग की अगर बात की जाए, ठीक है, तो टाइम्स के द्वारा जो टाइम्स हायर के द्वारा जो वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी किया गया, इसमें टोटल 104 देशों को शामिल किया गया, 1700 जो है 99 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया। अभी सब फैक्ट को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है 19 वर्षों के इतिहास में जो है शामिल विश्वविद्यालय के संदर्भ में सबसे बड़ा संस्करण है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इसमें विश्वविद्यालय को जो है शामिल किया गया है। समग्र रैंकिंग में यूएसए का सर्वाधिक 177 विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इसमें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बात करें, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बात करें तो सबसे ज्यादा यूएसए के लिस्ट हुए हैं इसमें 177। ठीक है, इसके बाद जो है जापान, जापान देखेंगे तो 117 है। फिर यूके का 103 विश्वविद्यालय इसमें आया है। फिर चीन का, फिर भारत का 75 विश्वविद्यालय इसमें आया है। अब बात हुआ कि ओवरऑल रैंकिंग में जो है कौन नंबर 1 रहा है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय नंबर 1 पे रहा है, पहला स्थान मिला है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 7वीं बार जो है आपको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 1 रहा है।
ठीक है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लगातार 7वीं बार कौन नंबर 1 रहा है? आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। चीन का सिंगुआ जो है विश्वविद्यालय 16वीं रैंक किसको मिला है? एशिया का सर्वश्रेष्ठ यही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चीन का जो है सिंगुआ क्या है? 16वीं रैंक पे है। कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 में शामिल नहीं हो पाया है। ठीक है, तो शीर्ष 200 में जो है नहीं शामिल हो पाया है। 300 में बात करेंगे तो आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा है। ठीक है, अगला देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है आपका नोबेल पुरस्कार 2022। देखिए 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक हैं, उद्यमी, नाम था अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो स्टॉकहोम में जन्मे हैं, नाम इनका क्या है? अल्फ्रेड नोबेल, और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार जो है इसका स्थापना किया गया। अल्फ्रेड नोबेल की असलियत में उल्लेखित उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वर्ष 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा प्रशासित जो है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 1901 में प्रदान किया जा रहा है। इतना बात याद रखेंगे। अब नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये अल्फ्रेड नोबेल थे, एक उद्यमी थे, स्वीडिश नागरिक थे। ठीक है, 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और यही जो नोबेल पुरस्कार के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, ये अपने वसीयत में उल्लेखित किए थे, अपना इच्छा प्रकट किए थे, और इन्हीं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए 1900 में एक निजी संस्थान बनाया गया, नोबेल फाउंडेशन। ये उद्यमी थे। ठीक है, तो एक नोबेल फाउंडेशन बना दिया गया। अब नोबेल फाउंडेशन क्या करती है? ये आपको भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती है। ये नोबेल पुरस्कार देना कब से शुरू किया गया? 1901 से देना शुरू किया गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजिस जो है रिक्सबैग ने 1968 में किया गया। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनिशियल से नहीं दिया जा रहा था, 19 से बाद में इसमें ऐड कर दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो 1969 में अर्थशास्त्र को भी इसमें ऐड कर दिया गया। तब सब्जेक्ट आपके पास हो गया भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और आपका अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। 10 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, इसी के द्वारा जो है 2022 का अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र वाला देखते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडिश स्थित है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ आपको साइंसेज, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा ये दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखेंगे तो 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, टोटल 3 लोगों को दिया गया है, और तीनों लोग का नाम ध्यान रखेंगे। पहला है वेन एस बर्नाके, दूसरा द ब्रुकलिंग्स इंस्टीट्यूशन, और तीसरा वाशिंगटन डीसी यूएसए। ठीक है, ये जो पहला आपको व्यक्ति है, ठीक है, इनका नाम है वेन एस बर्नाक। ठीक है, वेन एस बर्नाक है। तो ये कहाँ से आते हैं? वाशिंगटन डीसी यूएसए से आते हैं। और किस इंस्टीट्यूशन से हैं? तो द ब्रुकलिंग्स इंस्टीट्यूशन से हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। पहला व्यक्ति का नाम याद रखेंगे बर्नाक। अच्छा, बर्नाक का बस आप नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो बर्नाक, और ये किस इंस्टीट्यूशन से है? तब द ब्रुकलिंग्स इंस्टीट्यूशन से है। ये पूछने का चांस बहुत कम है। वाशिंगटन डीसी यूएसए से आते हैं ये बात याद रखेंगे। तो यूएसए के हैं ये बर्नाक। इनको जो है आपको दिया गया अर्थशास्त्रियों का नोबेल पुरस्कार। ये अकेले नहीं है, इनके अलावा 2 नाम और होगा, देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है आपको डगलस डब्ल्यू डायमंड। डगलस डब्ल्यू डायमंड है, ये भी यूएसए से आते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के हैं ये। ठीक है, डगलस डब्ल्यू डायमंड। तो पहले हो गए बर्नाक, ठीक है, फिर आपको हो गए डायमंड। ठीक है, डगलस डब्ल्यू डायमंड। तीसरे हो गए फिलिप एच डाइबिक, ये भी आपको यूएसए से आते हैं, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से। ठीक है, तो डाइबिक तीसरे हो गए। तो वर्नाक, डायमंड और डाइबिक को क्या दिया गया? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। ठीक है, आगे देखिए। तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्री को बैंकों और वित्तीय संकट में शोध के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब अगला देख लेते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2022। 7 अक्टूबर 2022 को ओस्ले, नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, इनके द्वारा 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया।
ठीक है, तो अर्थशास्त्र वाला हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं नोबेल शांति पुरस्कार। ये 7 अक्टूबर 2022 को ओस्ले नॉर्वे स्थित एक है आपको द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, इन्हीं के द्वारा ये नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। किसके द्वारा? न द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। ये जो है पुरस्कार एक व्यक्ति तथा 2 संगठन को दिया गया। एक व्यक्ति का नाम देखेंगे तो ये है एलेस जो है व्यालितिस्की। एलेस व्यालितिस्की को जो है नोबेल का शांति पुरस्कार यहाँ पे दिया गया। जबकि 2 अगर संस्थान की बात करेंगे तो पहले संस्थान का नाम है मेमोरियल और दूसरा का नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, तो मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज संस्थान को दिया गया, साथ साथ एलन व्यालितिस्की को नोबेल जो है शांति पुरस्कार दिया गया। एलेन जो व्यालितिस्की की बात करें तो बेलारूस के मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं। ठीक है, 1996 में बेलारूस में हुए विवादास्पद संवैधानिक जो है संशोधन प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वैसना नामक संगठन की स्थापना किए थे। मेमोरियल क्या है? एक मानव अधिकार ये भी संगठन है। ठीक है, अच्छा ये भी बात याद रखेंगे कि एलेन जो है व्यालितिस्की कहाँ से आते हैं? तो बेलारूस से। ठीक है, वहाँ पे एक मानव अधिकार कार्यकर्ता है। मेमोरियल भी एक मानव अधिकार संगठन ही है। ठीक है, मेमोरियल का स्थापना 1987 में हुआ था, पूर्व सोवियत संघ में की गया था मेमोरियल का स्थापना। 1975 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अंद्रेयु सखारेव, मानव अधिकारकर्ता जो है श्वेतलाना गुनसीना शामिल थी इसमें। ठीक है, तो ये जो मेमोरियल जो संस्थान है इसमें पहले भी इसमें मेंबर जो रहे हैं इनको नोबेल वगैरह मिल चुका है। ये सबको एक नज़र में ध्यान रखेंगे। यूक्रेन के मानव अधिकार और लोकतंत्र को बढ़ावा देने की वजह से 2007 में क्यू में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, तो ये जो है कहाँ? यूक्रेन में मानव अधिकार की बात करता है और इसको भी नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022। देखिए 6 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश एकेडमी है, इन्हीं के द्वारा आपको 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो पहला प्रश्न तो ये ध्यान होना चाहिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? द स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। ठीक है, द स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया गया। अब देखिए 2022 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका है एनी अर्नो को दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया 2022 का? एनी अर्नो का। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। एनी अर्नो कहाँ से आती है? ये फ्रांस से। साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला है, जबकि समग्र रूप से 17वीं महिला है। तो फ्रांस की पहली है ये। इनका उपन्यास है, इनका प्रथम उपन्यास जो है लेस जो है एरमोरीज वाइड्स, अंग्रेजी में 1990 में जो है आपको क्लीन आउट नाम से प्रकाशित हुआ था और वर्ष 1974 में फिर प्रकाशित आपको किया गया था। तो अंग्रेजी में 1990 में आया था, वैसे 1974 में ये प्रकाशन में आया था। इनका उपन्यास क्या था? आपको लेस जो है आर्मोरीज विड्स को। अभी अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है किस उपन्यास के लिए जो है ये आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। इनके अन्य उपन्यास है जिसका देख सकते हैं ए मैन्स प्लेस, ए ओमेन्स स्टोरी और द ईयर्स, ये इनका अन्य उपन्यास है। ठीक है, तो ए मैन्स प्लेस, ए ओमेन्स स्टोरी, ये इनका अन्य उपन्यास हो गया, साथ साथ द ईयर्स। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022। अब रसायन के क्षेत्र में देख लेते हैं। 5 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडिश द रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा जो है 2022 का रसायन पुरस्कार दिया गया। तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री की बात किया जाए तो यहाँ भी 3 लोगों को दिया गया, 3 वैज्ञानिकों को। ठीक है, पहला का नाम है कैरोलिन आर बटोजी, दूसरे हैं मार्टिन मेल्डल और तीसरे हैं के वेरी सार्प्लेस। ठीक है, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 1 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो कैरोलिन जो है आर बर्टजी पहला नाम। ठीक है, आर बर्टजी हो गए। दूसरा मार्टिन मेल्डल, तीसरा जो है के वेरी सार्प्लेस, ये जो है अमेरिका से आते हैं, के वेरी सार्प्लेस स्क्रिप्ट रिसर्च से। इसके बाद मॉर्टेन मेडल का बात किया जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क से आते हैं। जबकि कैरोलिन आर बर्टोजी की बात करें तो ये अमेरिका के एस्टोवेन यूनिवर्सिटी से। 3 लोग को जो है किस क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है, बर्टोजी को, मेल्डल को और सार्प्लेस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है क्लीन केमिस्ट्री तथा बायो जो है ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, बैरो जो है सरप्लस की बात करें और मॉर्टिन मेल्डल की रसायन के लिए एक नए कार्यात्मक रूप में क्लिक केमिस्ट्री की आधारशिला रखी थी और इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये सब एक नज़र में याद रखेंगे। कैरोलिन बार्टोजी की बात किया जाए,
क्लिक केमिस्ट्री में एक नए आयाम पहुंचाया है और जीवधारियों को इसका प्रयोग करना आरंभ किया है और ऐसे में इनको दिया गया है। ठीक है, जो कैरोलिन है बार्थो ऑर्गेनिक अभिक्रिया, ठीक है, बायो जो है ऑर्थोगोनल जो है अभिक्रिया है, इसी में इनको दिया गया है। ठीक है, इसमें बेहतर काम करने के लिए। आगे देखिए, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, बैरो जो है सरप्लेस को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये दूसरा अवसर था जब इनको दिया गया था, बैरो सरप्लेस को। ठीक है, 2001 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका था ऑलरेडी। तो 2 बार जीतने वाले रसायन के क्षेत्र में वैज्ञानिक बन गए हैं। नाम क्या है इनका? बैरो सरप्लेस। ठीक है, ठीक है, तो बैरी जो है सरप्लेस जो है 2 बार जो है नोबेल रसायन के क्षेत्र में जीतने वाले पहले वैज्ञानिक बन गए हैं। फ्रेडरिक सेंगर जो है रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भी 2 बार हैं। ठीक है, प्रथम व्यक्ति थे ये और ये दूसरे व्यक्ति हो गए। ठीक है, प्रथम व्यक्ति पूछा जाए तो फ्रेडरिक सेंगर थे। अब भौतिक की बात कर लेंगे तो 4 अक्टूबर 2022 को स्वीडिश स्थित द रॉयल ही स्वीडिश एकेडमी है और इनके द्वारा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ भी 3 लोग को दिया गया। पहला एलेन जो है एस्पेक्ट, फ्रांस के जो है एलेन एस्पेक्ट हो गए। इसके अलावा देखेंगे दूसरा जॉन एफ क्लांजर अमेरिका से। एंटोन जो है जिलिंगर एस्टेरिया से। इन लोग को जो है भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। अब ये सब थोड़ा सा आप लोग रिपीट करेंगे तब याद होगा। ठीक है, 1-2 बार 3 बार इसको रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स एक विचित्र गुण आपस में गुथे हुए जो फोटोन पे किए गए प्रयोग में वेल असमानता नियम के उल्लंघन को स्थापित करने के लिए क्वांटम सूचना की क्रांति लाने के लिए दिया गया। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो है रिसर्च के लिए इनको जो है ये तीनों लोगों को जो है यहाँ पे ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तीनों वैज्ञानिकों का अगर देखें तो एंटोगल क्वांटम अवस्था पे क्रांतिकारी प्रयोग के लिए इनको दिया गया। अब लास्ट यहाँ पे है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। बात करें 3 अक्टूबर 2022 को, नाम है द नोबेल असेंबली एंड द कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट, इसी के द्वारा जो है चिकित्सा में दिया गया। ठीक है, द नोबेल प्राइज ऑफ साइकोलॉजी और मेडिसिन। ये जो है इस वर्ष का यह पुरस्कार स्वीडन के स्वाते जो है पाबो के द्वारा प्रदान किया गया। स्वांते जो है पाबो के द्वारा। यह पुरस्कार विलुप्त जो है मानवनुमा आदि मानव जो है आपको प्रजाति के जीनोम और मानव विकास से संबंधित खोज के लिए दिया गया। ठीक है, तो पुरस्कार किसको मिला? श्वेता पाबो को। किस क्षेत्र में? तो आपको चिकित्सा के क्षेत्र में। याद रखेंगे, श्वेता पाबो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। किस काम के लिए इनको दिया गया? तो विलुप्त जो मानवनुमा आदि मानव प्रजाति है, जिसको हम होमिनिन्स बोलते हैं, कि जीनोम और मानव विकास के संबंधित खोज के लिए दिया गया था। इतना बात याद रखेंगे। चलिए, अगला रिपोर्ट है आपका, म्यांमार एफएटीएफ के ब्लैक सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ की बात करें, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली एक संस्था है। तो ये जो एफएटीएफ संस्था क्या करती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग के केस आती है, आतंकी वित्त पोषण, इसी पे नजर रखती है। 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों के पहल पे एफएटीएफ की स्थापना की गई थी। एफएटीएफ कब बना था? ये 1989 में बना था। ठीक है, 39 सदस्य थे इसमें, वर्तमान में 39 है। इसमें 2 क्षेत्रीय संगठन भी है। इंडोनेशिया एफएटीएफ का एकमात्र पर्यवेक्षक देश है। भारत वर्ष 2010 में एफएटीएफ का सदस्य देश बना था, तो भारत भी एफएटीएफ में है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। 2023 को एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया था। तो 2023 में एफएटीएफ जो है ये रूस को क्या कर दिया? इसमें बाहर कर दिया था। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफएटीएफ का पूर्ण बैठक संपन्न हुआ 2022 का। अध्यक्षता सिंगापुर के जो है केटी राजा कुमार के द्वारा किया गया। ठीक है, एफएटीएफ की ब्लैक सूची इसमें क्या की गई? जारी की गई। और इसमें देखेंगे तो म्यांमार के अतिरिक्त ईरान, डेमोक्रेटिक पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक कोरिया ब्लैक सूची में शामिल है। तो याद रखेंगे, उत्तर कोरिया, ठीक है, इसके अलावा म्यांमार जो है, ईरान, ये सब जो है आपको ब्लैक सूची में शामिल है। म्यांमार, उत्तर कोरिया और ईरान जो है एफएटीएफ के ब्लैक सूची में शामिल है। ब्लैक सूची के आधिकारिक रूप से हाई रिस्क जो है ज्यूरिडिक्शन सब्जेक्ट्स टू कॉल ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक और तंजानिया को एफएटीएफ के ग्रे सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य,
अब मोजाम्बिक और तंजानिया को एफएटीएफ के अब ये ग्रे लिस्ट वाला है, ब्लैक सूची था। ब्लैक सूची में 3 लोग का नाम याद रखेंगे, कौन कौन है एफएटीएफ का? म्यांमार पहला, ईरान और उत्तर कोरिया। ठीक है, तो म्यांमार, ईरान और उत्तर कोरिया है आपका ब्लैक लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में कौन है? इसमें ग्रे लिस्ट में देखिए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है ये गणराज्य हो गया, मोजाम्बिक हो गया और तंजानिया। ये 3 लोग जो है आपका ग्रे लिस्ट में है। जबकि पाकिस्तान, निरांकोगुआ, ये ग्रो सूची से बाहर कर दिया गया। ये भी पहले ग्रे लिस्ट में थे, इनको बाहर कर दिया गया एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से। पाकिस्तान, निरांकागुआ बाहर हो गया है। अगला है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है 2022। देखिए बात है 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। कब? 2007 से। प्रकाशन इसका कौन करता है? ध्यान रखेंगे, इसका प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका जो है आपको प्रकाशन किया जाता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक का। बात करें इसकी तो इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टलुइस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में भी किया गया। इस सूचकांक के प्रकाशन में कॉर्पोरेट नेटवर्क भागीदार तथा द कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, ब्राजीलियन जो है, ब्राजीलियन की बात करें, ब्राजीलियन, ठीक है, ब्राजीलियन जो है नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री तथा टर्किश जो है एक्सपोर्ट असेंबली के सहयोग से। अब ये सब बात याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप एक बात याद रखेंगे कि विश्व बौद्धिक संपदा जो है ये वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, ये 29 सितंबर जो है 2022 को जारी किया गया। ये इसका 15वां संस्करण था और इसका शीर्षक था नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है। ये इसका थीम है, तो थीम भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो थीम है इसका व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ, नवाचार संचालित समृद्धि भविष्य क्या है। विश्व के जो है 132 अर्थव्यवस्था को नवाचार प्रदर्शन को मापकर उनको रैंकिंग दिया गया। ठीक है, देखते हैं इसको किसको जो है कौन सा इसमें रैंकिंग दिया गया। देखिए 2022 में स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष जो है विश्व के सबसे नवाचार अर्थव्यवस्था में मस्ट इनोवेशन इकोनॉमी में शामिल रहा। ठीक है, चीन जो है 11वें स्थान पर प्राप्त हुआ, जो कि शीर्ष 30 देशों में शामिल एकमात्र मध्यम आय वाला देश है। यहाँ पे देख सकते हैं 2022 का वैश्विक नवाचार सूचकांक। ठीक है, और इसमें जो है स्विट्जरलैंड नंबर 1। ठीक है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर स्वीडन। ठीक है, अब वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का प्रदर्शन क्या रहा? तो भारत का 40वां रैंक इसमें मिला है वैश्विक नवाचार में। 2021 में भारत को 46वां रैंक मिला है। ठीक है, तो अभी भारत को 40 मिला है। ठीक है, 2000 जो है 22 वाले वैश्विक नवाचार में। ठीक है, चाइना का जो है 11 है, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। स्विट्जरलैंड जो है लगातार इसमें 12वां वर्ष सबसे अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। स्विट्जरलैंड वैश्विक नवाचार के मामले में नंबर 1 पे है, फिर अमेरिका, स्वीडन, भारत का रैंक इसमें 40वां रहा। भारत को ओवरऑल स्कोर इसमें 36.6 मिला था। तुर्की को 37वां स्थान, भारत को जो है 40वां मिला है। ठीक है, पहली बार इस सूचकांक में शीर्ष 40 में शामिल हुआ है। ठीक है, भारत निम्न मध्यम आय वाले समूह के देश में और मध्य और दक्षिण एशियाई में शीर्ष पे रहा है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के अंदर की बातें हैं। भारत, केनिया, मालदीव, वियतनाम ने रिकॉर्ड लगातार 12वें वर्ष इनोवेशन अचीवर का भी खिताब हासिल किया। तो ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखेंगे, इनोवेशन अचीवर का खिताब किसको मिला? भारत, केनिया, मालदीव और वियतनाम को। ठीक है, 2022 में पहली बार इंडोनेशिया को 75वां स्थान मिला, उज्बेकिस्तान को 82वां, पाकिस्तान को 87, इनोवेशन अचीवर्स की दर्जा इनको मिला। ठीक है, वैश्विक नवाचार जो है सूचकांक 2022 के तहत वर्ष 2022 में जो है देखें तो विश्व के सबसे बड़े विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर की भी घोषणा यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो 2022 में टोक्यो योकोमन जापान का विश्व का शीर्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी रहा। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका रहा? टोक्यो योकोहामा का। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत का 4 शहर बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को शामिल किया गया था। ठीक है, अगला है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अगला है आपको यहाँ पे वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ओके, चलिए तो इसको जो है इस लेक्चर में निपटाएंगे, भले थोड़ा सा टाइम और लग जाए। ठीक है, देखिए
वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 की बात किया जाए तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, विकसित और विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने वाला एक क्या है, प्रमुख साधन है, जो विकसित और विकासशील दोनों देशों में खाद्य सुरक्षा की बात करता है। ठीक है, ये सूचकांक जो है लंदन स्थित इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित और कंटेवा जो है एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी एक नज़र में ध्यान रखेंगे। इसमें अगर बात करेंगे तो 2012 में सबसे पहले जारी किया गया था। ठीक है, और इसमें 4 जो है स्तंभ रखा जाता है। खाद्य समर्था देखा जाता है, खाद्य उपलब्धता, गुणवत्ता, सुरक्षा हो गया, स्थिरता, अनुकूलन। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बस एक नज़र में, याद रखने की उतनी जरूरत है नहीं, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने का चांस बहुत ही कम है। ठीक है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन कौन सा पैरामीटर होता है, तो खाद्य समर्थ हो गया, खाद्य उपलब्धता हो गया, गुणवत्ता और सुरक्षा की बात हो गई, स्थिरता और अनुकूलन की बात हो गई। ठीक है, अब देखिए, ये जो है रिपोर्ट 20 सितंबर 2022 को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारी किया गया। ठीक है, इस सूचकांक में देखेंगे तो 113 देश शामिल हुए इसमें, 11वां इसका संस्करण था। अब देखते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे बेहतर स्थिति किसका है, तो ये रैंक 1 मिला है आपको फिनलैंड को। फिनलैंड को जो है रैंक 1 यहाँ पे मिला है। ठीक है, 83 इसको 7 अंक प्राप्त हुआ। जबकि देखेंगे तो यहाँ पे आयरलैंड को जो है यहाँ पे आपको रैंक 2 मिला है और नॉर्वे को रैंक 3 मिला है। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में नंबर 1 पे है फिनलैंड, फिर आयरलैंड और नॉर्वे। ठीक है, भारत की अगर बात करें तो भारत को इसमें 68 जो है पोजीशन मिला है, भारत को इसमें 68वां स्थान मिला है। ठीक है, तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करेंगे तो फिनलैंड नंबर 1 पे, और भारत का स्कोर जो है इसमें देखेंगे तो 68.9 स्कोर के साथ 68वां स्थान पे है भारत। ठीक है, चलिए GFSI अगर इसकी बात करें 2021 में, तो भारत को इसमें जो है 71वां स्थान मिला था, तो 71 पे था, अभी कितना पे है, 68 पे। ठीक है, एशियाई प्रशांत क्षेत्र में 23 देशों में रैंकिंग में भारत 14वां स्थान पे, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। खाद्य उपलब्धता स्थान में भारत का स्कोर 62.3 है। ठीक है, देखिए तो हम लोग बात किए किसका, विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक का, और इसमें जो है भारत को रैंक क्या मिला है, 68 मिला है। याद रखेंगे पिछले साल इसको 71 रैंक मिला था, नंबर 1 पे जो है फिनलैंड रहा। आगे बात करते हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, 3 भारतीय शहर को इसमें शामिल किया गया है यूनेस्को जो है ग्लोबल लर्निंग सिटीज में। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की बात करें तो यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ टाइम लर्निंग और संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा संगठन क्या है जिसका वैश्विक अधिशेष जो है जीवन पर्यंत अधिगम है। यूआईएल हैम्बर्ग जर्मनी में स्थित है। ये स्थानीय जो है सरकारों को जीवन पर्यंत अधिगम रणनीति करने में मदद करने के लिए यूआईएल जो है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की स्थापना की गई है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग यूनेस्को जो है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की। देखिए तो यूनेस्को जो है ग्लोबल लर्निंग सिटी की बात करें तो विश्व भर में 76 देश इसमें और 294 शहर को शामिल किया गया। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, चलिए, हाँ तो इसमें जो है बात कर रहे थे हम 76 देशों को शामिल किया गया, और ये 2 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 44 देश 77 शहर शामिल करने की घोषणा की गई। 77 शहरों में जो है 3 भारतीय शहर है इसमें, एक नीलाम्बूर केरल का, त्रिशूर और बरांगल। ठीक है, तो 3 भारतीय शहर का नाम याद रखेंगे, नीलाम्बूर, त्रिशूल और वरांगल। त्रिशूल की बात करें तो क्यों इसको शामिल किया गया, यह शहर केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय है। ये अपने आभूषण उद्योग, विशेष रूप से सोने के लिए जाना जाता है, ऐसे में इसको शामिल किया गया। नीलाम्बूर की बात करें, नीलाम्बूर जो है शौगान का स्थल है, लैंड ऑफ टिक भी कहा जाता है। ये ये भी भारत के केरल में स्थित है, एक पारिस्थितिक पर्यटन गंतव्य है। यूनेस्को के द्वारा 5 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में जो है इसको शामिल करने में प्राथमिकता दी जाती है। नीलाम्बूर जो है जीएन जो है एलसी में शामिल होने वाला ऐसा पहला नगर है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से भी कम है। वरांगल की बात करें तो तेलंगाना का शहर है, तो तीनों को शामिल किया गया।
अगला है आपको वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022। हाल ही में वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट जो है जारी किया गया, पहली बार जारी ये वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट की बात करें तो भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बढ़िया देश बताया गया है। ठीक है, तो भारत को अल्पसंख्यकों के लिए सबसे अच्छा देश बताया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट को पटना स्थित एक शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, ठीक है, सेंटर फॉर जो है पॉलिसी एनालिसिस, इन्हीं के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी किया गया। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट की बात करें, ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट की, तो विभिन्न देशों को उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति दृष्टिकोण को समझने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। ठीक है, यह पहली रिपोर्ट है जो देश के उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रति जो है दृष्टिकोण को आधार का रैंक देता है। यहाँ पे देख सकते हैं, वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट की बात करें तो कुल 110 देश, 110 देश को इसमें शामिल किया गया। न्यूनतम 10 लाख से जनसंख्या वाले देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया, जिसका कम से कम 10 लाख जनसंख्या हो। तो इसमें देख सकते हैं वैश्विक जो है अल्पसंख्यक सूचकांक में नंबर 1 पे जो है ये भारत है। इसको ओवरऑल 100 रैंक यहाँ पे मिला है, सॉरी 100 स्कोर मिला है, रैंक 1। फिर दक्षिण कोरिया है, फिर आपको जापान नंबर 3 पे है। तो वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में भारत नंबर 1 पे है। ठीक है, याद रखेंगे। विश्व के 110 देशों में भारत को सर्वाधिक समावेशी देश घोषित किया गया। अगला है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022। हाल ही में चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 क्या किया गया, जारी किया गया। यह रिपोर्ट का 12वां संस्करण था। ठीक है, तो वर्ल्ड जो है गिविंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, ठीक है, तो चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा। पहला बात तो ध्यान रखेंगे, 12वां संस्करण है इसका। वर्ल्ड जो है गिविंग इंडेक्स की बात करें तो विश्व के 119 देश को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। ठीक है, भारत को इसमें 57 रैंक मिला है। ठीक है, रैंकिंग में जो है 4 देश कंबोडिया, जापान, अफगानिस्तान और मिस्र है। ठीक है, अंतिम 4 में देखेंगे तो कंबोडिया हो गया, जापान, अफगानिस्तान और मिस्र, इनको 119, 18 और 117 और 116 रैंक मिला है। ठीक है, तो सबसे खराब स्थिति में यहाँ पे कौन है, कंबोडिया है। ठीक, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में सबसे खराब इंडेक्स क्या है, कंबोडिया का है। ठीक है, सबसे बेहतर जो है स्थिति की बात करें इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, भारत का रैंक इसमें टोटल आपको 57 रहा। चलिए, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और इसमें ऐड करके एक आध टॉपिक और देखेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, तो आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि कंटेंट जो है अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच जाए, और यदि अधिक लोग कोई कंटेंट को अगर देखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, और एक क्या होता है, एक आपको एनर्जी मिलता है आपके लिए काम करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।